हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम जो बात करने वाले हैं वो है केमिकल काइनेटिक्स और केमिकल इक्विलिब्रियम को लेकर। अब जो दोनों वर्ड हैं उनको समझते हैं। काइनेटिक्स क्या होती है? देखो, काइनेटिक्स का मतलब होता है मोशन। अगर आपने पढ़ा हो चाल, गति, इन सब को लेकर, मूवमेंट को लेकर, ये सब किस में आते हैं? काइनेटिक्स में। फिजिक्स की काइनेटिक्स अलग होती है और केमिकल जो है, केमिस्ट्री की काइनेटिक्स यानी भौतिक विज्ञान में काइनेटिक का अलग अर्थ होगा और रासायनिक विज्ञान में केमिकल काइनेटिक का अलग अर्थ होगा, काइनेटिक का अलग अर्थ होगा। वही बात करते हैं इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम एक ऐसी अवस्था होती है, इसको हम बोलते हैं स्थिरता। यानी कोई भी चीज अगर स्थिर हो जाती है तो उसे हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम। तो अगर हम बात करें काइनेटिक शब्द की, द वर्ड काइनेटिक्स इज ड्राइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड काइनेसिस मीनिंग मूवमेंट। जो काइनेटिक शब्द है ये ग्रीक का वर्ड है काइनेसिस, वहां से ये शब्द आया और जिसका अर्थ है गति। ठीक है। और ये केमिकल काइनेटिक्स क्या है, रासायनिक काइनेटिक्स क्या है? तो यह केमिस्ट्री या जो हम बात करें फिजिकल केमिस्ट्री यानी भौतिक रसायन की एक शाखा है जो किससे डील करती है? जो कि प्रतिक्रिया की दर, विभिन्न यानी रिएक्शन की दर, विभिन्न कारकों जैसे सांद्रता, तापमान, दबाव, प्रतिक्रिया की दर पर उत्प्रेरक और जिस तंत्र से प्रतिक्रिया होती है उससे संबंधित है। यानी केमिकल काइनेटिक्स में आप क्या समझेंगे? केमिकल काइनेटिक्स डील करेगी आपकी क्या रेट ऑफ रिएक्शन से, यानी जो रिएक्शन है उसकी क्या दर है और उस रिएक्शन को कराने के लिए जैसे कि सच एस कंसंट्रेशन क्या है, कंसंट्रेशन कितनी है, टेम्परेचर क्या है, प्रेशर कितना है, कैटलिस्ट कौन कौन है। कैटलिस्ट का मतलब होता है कि जो प्रक्रिया की दर के बढ़ाते हैं, उत्प्रेरक होते हैं, कैटलिस्ट ऑन द रेट ऑफ रिएक्शन। और उन सब के मैकेनिज्म को लेकर, तंत्र को लेकर जो कि प्रतिक्रिया से की दर से जुड़े हुए होते हैं, वो सारी बातें हम किस में करते हैं? केमिकल काइनेटिक्स में करते हैं। आगे की बातें समझते हैं। On the basis of rate of reaction, chemical reactions are classified into three types. तो देखो, अभिक्रियाओं की दर के आधार पर रासायनिक अभिक्रियाओं को मुख्य तीन रूप से वर्गीकृत करा जाता है, यानी वर्गों में वर्गीकृत किया जाता है। तो तीन क्रियाएं कौन सी होती हैं, पहले हम ये समझते हैं। फास्ट और इंस्टेंटेनियस रिएक्शन यानी तीव्र और तत्कालिक, यानी जो तुरंत हो जाए। और जो अभिक्रियाएं, जो रिएक्शन फास्ट होती हैं, जो रिएक्शन तेज होती हैं या फिर तत्कालिक हो जाती है, इंस्टेंटेनियस होती हैं, उनको हम बोलते हैं, उनको हमने एक कैटेगरी में बना के रखा। जो बहुत धीरे होती हैं रिएक्शंस, यानी अत्यंत धीमी अभिक्रियाएं, ये हम सारी पढ़ेंगे। धीमी अभिक्रियाएं कौन सी होती हैं, तीव्र या फिर तत्कालिक अभिक्रियाएं कौन सी होती हैं, मॉडरेट रिएक्शन कौन से होते हैं, इन मध्यम अभिक्रियाएं क्या होती हैं, ये सब हम एक एक करके पढ़ेंगे। दूसरी क्या होगी? एक्सट्रीम स्लो रिएक्शन। और तीसरा मॉडरेट रिएक्शन, मध्यम अभिक्रियाएं क्या हैं। एक एक करके इन सबको सीखेंगे, पढ़ेंगे। फास्ट और इंस्टेंटेनियस रिएक्शन, दीज रिएक्शन आर वेरी फास्ट एंड अकर एज सून एज रिएक्टेंट्स आर ब्रॉट टुगेदर। तीव्र या तत्कालिक अभिक्रियाएं, ये अभिक्रियाएं बहुत तेज होती हैं। तो ये कैसे होती हैं? ये अभिक्रियाएं बहुत तेज होती हैं और अभिकारकों को एक साथ लाते ही घटित हो जाती है। यानी फास्ट एंड अकर एज सून एज द रिएक्टेंट्स आर बॉट टुगेदर। यानी जैसे मान लो ए और बी कोई हमारे दो रिएक्टेंट हो गए, जैसे ही आप इनको तुरंत पास में लाए और ये तुरंत अभिक्रिया इन्होंने बना दी, यानी इनको बनने में समय नहीं लगता, ये तुरंत बन जाती हैं, तुरंत एकदम गति से बनेंगी। आयनिक रिएक्शन, तो सबसे इनका एग्जाम्पल क्या है? उदाहरण के तौर पे आयनिक अभिक्रियाएं तीव्र अभिक्रियाओं का सामान्य उदाहरण है। तो आयनिक अभिक्रिया तीव्र अभिक्रिया का सामान्य उदाहरण है। सिंस दीज रिएक्शंस आर कंप्लीटेड इन फ्रैक्शंस ऑफ सेकेंड, यानी सेकंड के 1 दशमलव यानी 1.10 की पावर 14वें भाग में यह एक अभिक्रिया हो जाती है, यानी बहुत तेज। यानी आप इसको तो नॉर्मल आपको लगेगा कि ये रिएक्शन हुई इतनी तेज है कि नहीं देख पाएंगे, आप इसको देख ही नहीं पाएंगे। द रेट ऑफ दिस रिएक्शन कैन नॉट बी डिटरमाइंड। तो इन अभिक्रियाओं की दर हम निर्धारित नहीं कर सकते, जो इतनी तेजी से हो रही है उनके दर को बताना थोड़ा सा चुनौतीपूर्ण हो सकता है। राइट, यहाँ तक आप चीजों को समझे। चलिए आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल, precipitation of silver chloride when solution of silver nitrate and sodium chloride are mixed। तो जब आप सिल्वर नाइट्रेट को
AgNO3 और सोडियम क्लोराइड को NaCl को जब आप मिलाते हैं तो ये जो precipitate बनता है सिल्वर क्लोराइड का AgCl, ये बहुत तेजी से बनता है। तो ये हमारा किसका उदाहरण है? फिर इसमें हो जाएगा सोडियम नाइट्रेट NaNO3। ठीक है, ये किसका एग्जाम्पल हो जाएगा? ये हमारा हो जाएगा फास्ट रिएक्शन का। दूसरा, precipitation ऑफ बैरियम सल्फेट। तो अब बैरियम क्लोराइड, बैरियम क्लोराइड होगा, नॉट सल्फेट होगा। देखो किसका सा ओके, जो precipitate बन रहा है वो बैरियम सल्फेट का precipitate बन रहा है। किससे? जब बैरियम क्लोराइड को सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, यानी किसके साथ, सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ मिलाते हैं तो ये क्या बन जाता है? बैरियम सल्फेट, PSO4 2HCl। तो ये जो अभिक्रिया होती है ये भी बहुत तेज अभिक्रियाओं में से एक है। ठीक, ये अभिक्रिया भी काफी तीव्रता से होती है। तो ये दोनों उदाहरण किसके हैं? यह दोनों उदाहरण हैं हमारे तेज गति की जो अभिक्रिया है उनके। एक्सट्रीम स्लो रिएक्शन, जो अत्यधिक धीमी प्रतिक्रियाएं होती हैं, जो बहुत ज्यादा धीरे होती हैं, वो कौन सी प्रतिक्रियाएं होती हैं? देर आर सर्टेन रिएक्शन विच आर एक्सट्रीमली स्लो, कुछ निश्चित प्रतिक्रियाएं होती हैं जो अत्यधिक धीमी होती हैं। दे टेक मंथ्स टुगेदर टू शो एनी मेजरेबल चेंज एट रूम टेम्परेचर, यानी कमरे के तापमान पर भी औसत दर्ज की परिवर्तन देखने के लिए, यानी हम उसमें देख पाए कि हाँ इसमें कुछ परिवर्तन हुआ है, उस परिवर्तन को देखने में ही महीने लग जाते हैं इन अभिक्रियाओं को होने में। ठीक है, और ऐसी अभिक्रियाओं को इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू स्टडी द काइनेटिक्स, और ऐसी अभिक्रियाओं या एक तो बहुत तेज हो रही हो और एक बहुत ही धीरे हो रही हो, ऐसी अभिक्रियाओं के काइनेमेटिक्स को समझने के लिए, मूवमेंट को समझने के लिए, चाल को समझने के लिए जो है हमें कठिनाई होती है, बहुत ज़्यादा इसमें क्या है, संघर्ष करना पड़ता है ऐसी अभिक्रियाओं के काइनेटिक्स को समझने के लिए। तो यहाँ तक आप इस चीज़ को समझे कि ये अभिक्रियाएं से क्या, क्यों चुनौतियां इतनी आ रही हैं, क्योंकि ये अभिक्रियाएं अत्यधिक जो है धीरे हैं। उदाहरण के तौर पर रिएक्शन बिटवीन हाइड्रोजन ऑक्सीजन एट रूम टेम्परेचर इज वेरी स्लो। तो कमरे के तापमान पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच अभिक्रिया बहुत समय होती है। जो ये पानी बनने की अभिक्रिया होती है ये बहुत ही धीरे होती है। तो जो लोहा है, लोहे पर जंग लगने की अभिक्रिया भी बहुत धीरे होगी। आपने देखा होगा बहुत समय बाद जो है लोहे पे जंग दिखता है, तो वो जो जंग लगने की जो अभिक्रिया है लोहे के ऊपर, वो भी काफी धीरे होती है। तो रस्टिंग ऑफ एन आयरन इज वेरी स्लो प्रोसेस। और इसका क्या है? सेटिंग एंड सीमेंट, सीमेंट के सूखना, वो भी एक स्लो प्रोसेस है। फॉर्मेशन ऑफ कोल, ये तो बहुत स्लो है। कोल और पेट्रोलियम बनना, लाखों वर्ष लग जाते हैं कोल और पेट्रोलियम बनने में। तो ये कुछ ऐसी अभिक्रियाएं जो अत्यधिक जो है धीरे, इनकी जो दर है वो बहुत धीरे है, इनका जो रेट है वो बहुत धीरे है। और इतना धीरे होने की वजह से तो इनका जो स्टडी है, इनको जो, इनके दर को जो पढ़ने का जो है वो बहुत ज़्यादा समय लगता है। तो यहाँ तक आप इन चीज़ों को समझे, आगे बढ़ते हैं। मॉडरेट रिएक्शन। अब मॉडरेट रिएक्शन क्या होती है? मोस्ट ऑफ द केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस एट मॉडरेट एंड मेजरेबल रेट्स एट रूम टेम्परेचर। अधिकांश रासायनिक प्रतिक्रियाएं जो होती है वो कमरे के तापमान पर मध्यम और मापने योग्य दर पर होती हैं। सो दीज आर मॉलिक्यूलर रिएक्शन। और ये कैसी रिएक्शन होती है? ये आणविक प्रतिक्रियाएं हैं, जो वे प्रतिक्रियाएं हैं जिनका अध्ययन रासायनिक गतिकी में किया जाता है। इन दिस रिएक्शन विच आर स्टडीड इन केमिकल काइनेटिक्स। ठीक है, उदाहरण के तौर पर H2O2। अब डिकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड, ये जो है नॉर्मल है, ये ना ज़्यादा तेज होगा, ये ना धीरे होगा, तो ये आराम नॉर्मली गति से होगा, इसको होने में भी थोड़ा सा समय लगेगा। तो H2O2 प्लस O2। ठीक है, कन्वर्जन ऑफ केन शुगर इन एक्वस सॉल्यूशन। तो एक्वस सॉल्यूशन यानी ग्लूकोज बना रहे हैं, C6H12O6 यानी क्या है? ग्लूकोज बना है, किसका? केन शुगर का। ठीक है, केन शुगर का जो है ग्लूकोज में जो है परिवर्तन हो गया। ठीक, हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर, ईस्टर का हाइड्रोलिसिस CH3
COO C2H5NaOH। तो ये क्या है, हाइड्रोलिसिस करा गया है, यानी इसके अंदर वाटर डाल दिया गया है। तो इसको क्या कर दिया गया, ब्रेक कर दिया गया कि इसमें CH3COO और CH3COOH में, CH2C5OH में। तो ये इथाइल एसीटेट सोडियम बन गया, और ये इथाइल एसीटेट अल्कोहलिक अल्कोइल बन गया, यानी अल्कोहल ग्रुप बन गया। OH क्या होता है हमारा, अल्कोहल ग्रुप होता है। ये चीज आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये जो तीनों रिएक्शन है ये कैसी है, मॉडरेट रिएक्शन है, ये जो है सामान्य गति पर होती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये तीनों रिएक्शंस को आप कॉपी में लिखते हुए चलेंगे, क्योंकि जब परीक्षा आएगी तो इसको जो है अपना जो है याद करने में आसानी होगी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट डिक्रीजेस व्हाइल अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट इंक्रीजेस। तो किसी केमिकल रिएक्शन में रेट ऑफ रिएक्शन की हम बात करें, देखो केमिकल रिएक्शन में क्या क्या होता है पहले आप ये समझिए। रासायनिक अभिक्रिया जो होती है उसमें एक साइड होते हैं अभिकारक, रिएक्टेंट, और दूसरी साइड होते हैं उत्पादक, प्रोडक्ट्स। तो ये जब अभिकारक आपस में मिलते हैं तो ये उत्पादक को उत्पन्न करते हैं, तो ये घटते जाएंगे, उत्पादक बनते जाएंगे। तो यही होता है किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के दौरान अभिकारकों की मात्रा, यानी रिएक्टेंट की मात्रा घटेगी, और जबकि उत्पादों की मात्रा बढ़ेगी। जैसे कि एक उदाहरण के तौर पे देखिए, H2O2 H2O, ठीक है। तो ये इनकी मात्रा कम होती जाएगी और इनकी मात्रा बढ़ती जाएगी, ठीक। तो इस तरीके से जो है ये रिएक्शन होती है। तो ये अभिकारक है, रिएक्टेंट है, ये उत्पादक है। तो एक समय के बाद हमें सिर्फ उत्पादक ही रहेगा, अभिकारक नहीं रहेंगे, ठीक। इस तरीके से जो है ये रिएक्शन आगे बढ़ती है। दूसरा पॉइंट, इट मीन्स दैट अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट प्रोडक्ट्स बोथ चेंजेस ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन। तो इसका मतलब ये है कि रासायनिक अभिक्रिया के दौरान अभिकारकों और उत्पादों दोनों की मात्रा बदलती है। बिल्कुल, इसका मतलब यही है कि दोनों की मात्रा जो है बदलती है। सो रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन इज द चेंज इन कंसंट्रेशन। तो जो रेट है केमिकल रिएक्शन का वो क्या है, कंसंट्रेशन में बदलाव होना। तो एक रासायनिक अभिक्रिया की दर अभिकारक या उत्पादक के प्रति यूनिट समय में संधारता में परिवर्तन है। अर्थात द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन इज चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम। बिल्कुल सही बात है कि जो रेट है केमिकल रिएक्शन का वो क्या है, कि कितना ज्यादा जो है आपका रिएक्टेंट प्रोडक्ट में परिवर्तित हो रहा है, कितने यूनिट समय पे, कितने समय पे कितना रिएक्टेंट प्रोडक्ट में परिवर्तित हो रहा है, ये जो है हमारा रेट ऑफ रिएक्शन बताता है, राइट। आ जाओ आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चेंज HR कंसंट्रेशन ऑफ, देखो अब देखो चेंज अगर हम बात करें कंसंट्रेशन ऑफ, अगर हम बात करें केमिकल रिएक्शन की, तो रेट ऑफ रिएक्शन मैंने बता दिया कि अभिकारक या उत्पादक, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, टाइम टेकन फॉर चेंज। यानी देखो कोई भी केमिकल रिएक्शन हो रही है तो यह तो रिएक्टेंट और ये हो गया प्रोडक्ट। या तो आप रिएक्टेंट की घटती दर को निकाल लो, कितने समय में कितना रिएक्टेंट घट रहा है, या कितना प्रोडक्ट कितने समय में बन रहा है उसको आप देख लो। दोनों में से जो वैल्यू आएगी वो आएगी रेट ऑफ रिएक्शन की, और वो दोनों एक समान होगी, ठीक है। तो प्रोडक्ट देखो, रिएक्टेंट तो होगा माइनस में, प्रोडक्ट होगा प्लस में, क्योंकि ये बढ़ रहा है और ये घट रहा है, ठीक। और इसका रेट क्या, इसका यूनिट क्या होगा, मोल प्रति लीटर पर सेकेंड, है ना। तो ये चीज आपको याद रखना, मोल पर लीटर पर सेकेंड होगा। द फॉलोइंग फैक्टर ऑफ
अब किस क्या क्या फैक्टर जो है रेट ऑफ रिएक्शन, यानी क्या क्या फैक्टर इस रिएक्शन को जो है बदलाव लेके आते हैं, यानी कम ज़्यादा कर सकते हैं, यानी ज़्यादा जल्दी फॉर्मेशन हो सकती है, ज़्यादा जल्दी जो है घट सकता है, तो क्या क्या फैक्टर है। तो सबसे पहला होता है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, अभिकारकों की संधारता जो है इससे फर्क पड़ता है कैम रेट पे। दूसरा होता है तापमान, टेम्परेचर पे फर्क पड़ता है, टेम्परेचर से रेट पर फर्क पड़ता है। प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, यानी उत्प्रेरक की उपस्थिति से भी फर्क पड़ता है। तो उत्प्रेरक जितना ज्यादा अच्छे से काम करेगा, यानी उत्प्रेरक ने क्या करेगा, वो रिएक्टेंट को जल्दी घटाएगा और जो प्रोडक्ट बन रहा है उसकी तेजी को बढ़ा देगा, यानी और जल्दी से जो प्रोडक्ट है वो बनने लगेगा। नेचर ऑफ रिएक्टेंट, तो रिएक्टेंट का अभिकारक की प्रकृति कैसी है। सरफेस एरिया, सरफेस एरिया जितना ज़्यादा सरफेस एरिया मिलेगा उतना ज़्यादा रिएक्शन होगा। उदाहरण के तौर पे आपको एक बढ़िया सा एग्जांपल देता हूँ। अभी देखिए ग्रीष्म ऋतु है, ग्रीष्म ऋतु का मतलब है गर्मियों का समय है। तो गर्मियों के समय में आप एक अच्छी सी एक्सरसाइज कर सकते हैं। एक गिलास लीजिए, उसमें आप जो है एक गिलास पूरा फुल कर दो, ठीक है, पानी में पानी का फुल कर दो, और उसी एक गिलास को एक थाली में, उतना ही पानी एक थाली में रख के धूप में रख दीजिए। 1 घंटे बाद, 1 आवर के बाद चेक करिए इसका पानी का लेवल और इसके पानी का स्तर कितना है। इनको मापने के लिए इस गिलास को दोबारा उसमें एक कॉमन गिलास जो आपने डाला था उससे चेक करो, और इसको भी चेक करो। तो जिसका एरिया बड़ा होता है उसमें से जो वाष्प बनने की प्रतिक्रिया है वो बढ़ती है। तो कहने का मतलब है कि सरफेस एरिया अगर ज़्यादा बड़ा होगा तो रिएक्शन ज़्यादा तेज़ी से होगी। एक्सपोजर ऑफ रेडिएशन, और विकिरणों के संपर्क में आने से भी जो रेट ऑफ रिएक्शन है उस पर फर्क पड़ता है। ठीक, चलिए अब एक एक करके हर एक चीज को समझते हैं। अभिकारकों की संदरता में वृद्धि हमेशा उत्पादकों की अधिक उपज होती है। यदि अगर आप कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट को बढ़ाएंगे, ऑलवेज गिव मोर yield ऑफ प्रोडक्ट irrespective of the nature of the reactions and the condition which is govern the reaction। यानी अभिकारकों की संदरता में वृद्धि होगी अगर कंसंट्रेशन बढ़ेगा किसका, रिएक्टेंट्स का, तो जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट्स है वो भी बढ़ेंगे, प्रोडक्ट भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। ठीक, प्रोडक्ट भी बढ़ेगा। तो अभिकारकों की संधारता में वृद्धि हमेशा उत्पादकों के अधिक उपज देती है। प्रतिक्रिया की प्रकृति और प्रतिक्रिया को नियंत्रित करने वाली स्थिति की परवाह किए बिना। ठीक, द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। तो जैसे जैसे तापमान में वृद्धि होगी, तापमान में वृद्धि के साथ रासायनिक प्रतिक्रिया की दर भी बढ़ती है। अगर तापमान बढ़ रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो रहा है, इसको मैं लिखता हूँ आर, चलो इसको छोटा आर लिखेंगे। छोटा आर भी बढ़ रहा है, रेट भी बढ़ रहा है, दर भी बढ़ रही है। कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट अगर बढ़ा है तो और क्या बढ़ेगा, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के साथ साथ जो है आर भी बढ़ेगा, यानी आर भी बढ़ेगा, क्योंकि उससे क्या होगा, उत्पादक बनने की जो है उपस्थिति भी तेज होगी। इनफैक्ट टेम्परेचर प्रोवाइड द हीट एनर्जी टू द रिएक्टेंट। तो क्या होता है, जो तापमान होता है अभिकारकों को प्रजातियों की ऊष्मा ऊर्जा प्रदान करता है, और तापमान में वृद्धि के साथ प्रति इकाई आयतन टकराव की संख्या बढ़ जाती है। कहने का मतलब है कि मान लो तापमान अगर बढ़ता है तो ये कोई केमिकल है, उसके अंदर ये सारे के सारे छोटे 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 एटम है। तो अगर आप तापमान बढ़ाएंगे तो इससे इन एटम की जो घूमने की जो काइनेटिक एनर्जी है वो बढ़ जाएगी। तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ी तापमान बढ़ने से, क्योंकि तापमान बढ़ने से एनर्जी में उत्पन्न हुई, एनर्जी से मूवमेंट उत्पन्न हुई, मूवमेंट से क्या हुआ, कोलिजन, यानी आपस में जो है टकराना जो है वो बढ़ा, और टकराने से, कोलिजन होने से रिएक्शन जो है बढ़ गई। रिएक्शन बढ़ने से प्रोडक्ट की जल्दी मिलने लगा, तो कुल मिला के जो दर है वो बढ़ने लगी। तो यहाँ पर यही समझाया है
कि तापमान अभिकारकों की प्रजातियों की ऊष्मा ऊर्जा प्रदान करता है और तापमान में वृद्धि के साथ प्रति इकाई आयतन टकरावों की संख्या बढ़ जाती है। तो नंबर ऑफ कोलिजन पर यूनिट वॉल्यूम जो है बढ़ने लगते हैं। तो पहले की तुलना में जो कोलिजन होते हैं वो बढ़ने लगते हैं। चलिए, कैटलिस्ट क्या होता है? कैटलिस्ट इज अ सब्सटेंस। कैटलिस्ट एक ऐसा पदार्थ है विच इंक्रीज और डिक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन, जो अभिक्रिया की दर को बढ़ाता है या घटाता है, बट इट डज नॉट इन्वॉल्व इन अ पार्ट ऑफ केमिकल रिएक्शन। देखो क्या करेगा, अगर हम एक कैटलिस्ट को देखें तो ये मान लो कोई कैटलिस्ट है, तो ये क्या करता है, ये सरफेस एरिया प्रोवाइड कर देता है, ये क्षेत्रफल जो है किसी भी रिएक्शन को होने के लिए और ज़्यादा दे देगा। तो जैसे ही इस पे मान लो A प्लस बी है और इस पे मैंने कैटलिस्ट लगा दिया F, तो अब जो रिएक्शन होगी वो F के ऊपर हो रही है, A प्लस बी, और जैसे ही इन्होंने प्रोडक्ट बना दिया C, तो F यहाँ से अलग हट जाएगा और सिर्फ प्रोडक्ट रह जाएगा C। कहने का मतलब है कि कैटलिस्ट जो है या तो दर को बढ़ाएगा अगर बढ़ाने वाला कैटलिस्ट होगा, या दर को कम करेगा, लेकिन खुद से कभी भी रिएक्शन का भाग नहीं बनेगा, वह सिर्फ उसकी दर को कम या ज़्यादा करने का काम करता है। तो याद रखिएगा, कैटलिस्ट जो है हमेशा जो है दर को कम या ज़्यादा करने का काम करता है, लेकिन स्वयं रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेता। A catalyst increase the rate of reaction by decreasing activation energy of reacting species and vice versa। एक उत्प्रेरक अभिक्रिया की करने वाली प्रजातियों की समीकरण ऊर्जा, यानी जो एक्टिवेशन एनर्जी है उसको क्या करेगा, कम कर देगा। तो कम करने से क्या करेगा, जो रेट है रिएक्शन का वो बढ़ जाएगा, यानी जो अभिकारक हैं वो जल्दी से घटित होने लगेंगे और जो प्रोडक्ट है उत्पादक है वो जल्दी बनने लगेंगे। इस तरीके से ये जो है काम होगा। अगर जो कैटलिस्ट रेट कम करने के लिए बनाए तो वो एक्टिवेशन एनर्जी को बढ़ा देगा और उससे क्या होगा कि जो अभिक्रिया हो रही है उसकी दर कम हो जाएगी। केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व डिफरेंट रिएक्टेंट्स डू नॉट प्रोसीड द सेम स्पीड। तो अभी विभिन्न अभिकारकों से युक्त रासायनिक अभिक्रिया समान गति से आगे नहीं बढ़ती। इट मीन्स रेट ऑफ रिएक्शन इज अफेक्टेड बाय नेचर ऑफ रिएक्टेंट। तो इसका मतलब यह है कि अभिकारक की दर अभिकारकों की प्रकृति से प्रभावित होती है। बिल्कुल सही बात है। मान लो आपने H2 वाटर बना दिया, तो ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बना, लेकिन अगर आप HCl बना रहे हैं तो क्या इसका रेट जो दर है क्या इस दर के समान होगा? नहीं होगा, क्योंकि इनकी जो प्रकृति होती है, हर एक अभिकारक की जो प्रकृति होती है उसकी वजह से भी जो अभी प्रतिक्रिया या अभिकारक की जो दर है, अभिक्रिया की जो दर है वह प्रभावित होती है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। तो ये बहुत अच्छे पॉइंट्स हैं, इनको आप नोट डाउन करते हुए चलिए, इनको आप याद रखिए, क्योंकि परीक्षा में ये जो के त्यों पूछ लिया जाएगा, सेम एज इट इज़ आपसे पूछ लिया जाएगा और आपको फिर वहाँ पर याद होना चाहिए कि आपने क्या-क्या पॉइंट्स पढ़े हैं। चलिए, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पर ऑक्सीजन दोनों जगह है, लेकिन यहाँ पर जो है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, तो यहाँ पर जो है NO2 बनने के लिए तेज प्रक्रिया हो रही है, वहीं कार्बन डाइऑक्साइड बनने के लिए प्रक्रिया धीरे हो रही है। तो दोनों में जो अभिकारक है ऑक्सीजन है, लेकिन जो दर है उसकी बनने की जो स्पीड है वो कम ज़्यादा है, आप यहाँ पर देख सकते हैं, राइट। चलिए, अगला, ग्रेटर द सरफेस एरिया अवेलेबल मोर अटैक टू द रिएजेंट फास्टर विल बी द रिएक्शन। तो वही है, अभी हमने सरफेस एरिया को लेकर बात करी थी। अगर आप सरफेस एरिया बढ़ा देंगे, अगर आप सरफेस एरिया बढ़ा देंगे तो क्या होगा कि रिएजेंट ज़्यादा एक्ट करेंगे, जो रिएक्टेंट है वो ज़्यादा एक्ट करेंगे और उससे क्या होगा, जो अभिक्रिया है उसकी दर जो है तेज होगी। तो अभिकर्मक के आक्रमण के लिए, यानी अटैक के लिए उपलब्ध सतह क्षेत्र जितना अधिक होगा, अभिक्रिया की दर उतनी तेज होगी। मैनी केमिकल रिएक्शन नोन एज फोटोकेमिकल रिएक्शन। तो ऐसी बहुत सारी रिएक्शंस को हम बोलते हैं फोटोकेमिकल रिएक्शन। फोटो मतलब देखो, इंग्लिश या दूसरा वर्ड फोटो का मतलब होता है जो आपका चित्र होता है, जो आप फोटो खिंचवाते हो, वो एक अलग है। जब भी केमिस्ट्री में आप फोटो सुनो तो फोटो का मतलब होता है सूर्य या सन एनर्जी से रिलेट होता है, सनलाइट से होता है। सो बहुत सारी जो रिएक्शंस है वो फोटोकेमिकल रिएक्शंस होती हैं। फोटोकेमिकल रिएक्शंस का मतलब
कि वैसी प्रक्रियाएं जो धूप में यानी सूर्य के प्रकाश में उपस्थित की जाती हैं। जैसे कि आपने देखा होगा फोटोसिंथेसिस, प्रकाश विश्लेषण की जो प्रक्रिया होती है वो धूप में बन जाती है, वो सूर्य की जो है किरण है उसकी मदद से बन जाती है, राइट। तो जैसे हाइड्रोजन और HCl, तो HCl यानी HCl जो होता है हाइड्रोजन क्लोरिक क्लोराइड बनने की जो प्रक्रिया है वो सनलाइट में बन जाएगी। वहीं H4 और मीथेन और Cl2 यानी CH3Cl, तो ये हो जाएगा आपका मिथाइल क्लोराइड और HCl बनने की क्रिया सनलाइट में। तो आप देख पा रहे हैं इनके लिए जो थोड़ी सी जो ऊर्जा, देखो ऐसा होता है कि सूरज की जो रोशनी होती है उसमें होती है गर्मी, तो उससे उन्हें ऊर्जा मिल जाती है उस रिएक्शन को आगे करने के लिए, उस अभिक्रिया को आगे करने के लिए। तो वो जितनी ऊर्जा उन्हें चाहिए होती है उस अभिक्रिया को करने के लिए वह सूरज की गर्मी से मिल जाती है। तो सीधे तौर पर वो जो अभिक्रिया है वो हो जाती है। इन दिस रिएक्शन द फोटॉन्स ऑफ लाइट आर द सोर्स ऑफ एनर्जी। बिल्कुल, इस अभिक्रिया में प्रकाश के फोटोन जो है वो ऊर्जा के स्रोत हैं, विच हेल्प इन ब्रेकिंग द बॉन्ड्स इन द रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स, जो क्या मदद कर रहे हैं, जो अभिक्रिया में होने वाले अणुओं को बांधों को तोड़ने में मदद करते हैं ताकि अभिक्रिया के उत्पादक बन सकें, सो दैट मे दे रिएक्ट एंड फॉर्म प्रोडक्ट्स, तो जिससे क्या बन सके, प्रोडक्ट बन सके। The effect of concentration on rate reaction was first studied by Goldberg and Wage in 1867 in the form of law of mass reaction। तो अभिक्रिया की दर पर सांद्रता के प्रभाव यानी कंसंट्रेशन का क्या फर्क पड़ेगा रेट ऑफ रिएक्शन पर, सबसे पहले इस बारे में पढ़ने के लिए या अध्ययन करने के लिए या इसके ऊपर और थोड़ा सा जानकारी प्राप्त करने का जो काम था वो 1866 में गोल्डबर्ग और वेज के द्वारा द्रव्यमान के नियम के रूप में किया गया था। अकॉर्डिंग टू द मास लॉ ऑफ मास एक्शन, तो द्रव्यमान क्रिया के नियम के अनुसार क्या है, एट अ गिवन टेम्परेचर, किसी दिए गए तापमान पर, अ केमिकल रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टिंग स्पीसीज रेज टू द पावर ऑफ देयर न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट कॉल्ड स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। अभी हम समझते हैं इसको। किसी दिए गए तापमान पर रासायनिक अभिक्रिया की दर, जो रासायनिक जो केमिकल रेट का जो रिएक्शन है वो अभिकारकों के मूलर सांद्रता के गुणनफल के सीधे अनुपात होता है, यानी वो डायरेक्टली यानी आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा प्रोडक्ट के गुणनफल के जो है उसके अनुसार। तो उनके संख्यात्मक गुणांक की घात तक का बढ़ा सकता है, तो जितनी उनकी संख्या उतनी उनकी घात लग जाएगी, और इसे स्टोइकियोमेट्रिक गुणांकन भी कहते हैं। उदाहरण के तौर पर ए के कितने मोल हैं, मान लो 5 हैं, बी के 5 मोल हैं, और इससे क्या बन गया, प्रोडक्ट बन गया। तो लॉ ऑफ मास एक्शन क्या आता है, अभी जो रेट ऑफ रिएक्शन है आर वो किसके है, डायरेक्टली प्रोपोर्शन कितने हैं, जो प्रोडक्ट हैं उनके गुणनफल के, और घात कितना होगा जो उनका पावर है ए और बी। और यहाँ से ये डायरेक्टली जो देखो कोई भी जो नियम होता है ना वो वर्ल्ड में या पूरे ब्रह्मांड में कोई भी जो नियम होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के साथ आता है। तो जब भी आप डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हो तो उसकी जगह आप क्या लेके आते हो, एक कांस्टेंट लेके आते हो, और इस कांस्टेंट की कोई ना कोई एक क्या होती है, वैल्यू होती है, याद रखिएगा। इसकी कोई ना कोई वैल्यू होती है, ठीक। तो प्रतिक्रिया का परिवर्तित किया के, ए और बी। तो वेयर इज के इज अ कांस्टेंट नोन एज रेट ऑफ कांस्टेंट, तो के को हम क्या बोलते हैं, कांस्टेंट और रेट ऑफ कांस्टेंट और वेलोसिटी कांस्टेंट और स्पेसिफिक रेट ऑफ रिएक्शन। तो के बहुत सारे नाइन है, तो के को आप कांस्टेंट कहते हो, तो या फिर इसे हम कह सकते हैं वेग स्थिरांक रेट ऑफ कांस्टेंट, दर स्थिरांक वेलोसिटी कांस्टेंट, रेट कांस्टेंट यानी दर स्थिरांक, वेलोसिटी कांस्टेंट वेग स्थिरांक, कांस्टेंट स्पेसिफिक रिएक्शन रेट, तो विशिष्ट अभिक्रिया दर के रूप में भी जाना जाता है। तो ये चीज आप याद रखेंगे, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। द रिएक्शन टेकिंग प्लेस इन वन स्टेप आर कॉल्ड एलिमेंट्री रिएक्शन। तो जो भी प्रक्रिया एक ही चरण में हो जाएगी उसे हम बोलते हैं एलिमेंट्री रिएक्शन, यानी एक ही चरण में होने वाली अभिक्रियाओं को प्राथमिक अभिक्रियाएं कहा जाता है।
while reaction do not take place in one step are called complete reaction। और जो एक स्टेप में नहीं होती उन्हें क्या बोलते हैं, उन्हें पूर्ण अभिक्रियाएं कहा जाता है। जबकि एक चरण में नहीं होने वाली अभिक्रिया को पूर्ण अभिक्रिया कहा जाता है। तो एक चरण में होने वाली अभिक्रिया को हम एलिमेंट्री कहेंगे और कंप्लीट रिएक्शन किसे कहेंगे, जो एक से ज्यादा चरण में होती है। इन केस ऑफ सिंपल रिएक्शन और एलिमेंट्री रिएक्शन, अगर हम बात करें प्राथमिक अभिक्रिया के लिए और सरल अभिक्रियाओं के मामले में, जो भी एटम्स हैं, ऑल दी एटम्स, molecules or ions of reactant present in balanced chemical reaction can come together simultaneously to collide with each other। तो संयुक्त रासायनिक अभिक्रिया में मौजूद सभी परमाणु, अणु और आयन एक साथ टकराएंगे, एक साथ आएंगे और एक साथ आ सकते हैं, टकरा सकते हैं, फिर उसके बाद प्रोडक्ट देंगे। तो सच रिएक्शन नॉट टेक प्लेस इन वन स्टेप, यानी आप कह दीजिए, समझने के लिए आपने 3 प्रोडक्ट ये ए बी सी 3 4 जो है बॉल डाल दी एक ही रंग की, और उसके बाद उस एक डिब्बे को हिला दिया, तो जो जितने भी सारे एटम, आयन और अणु हैं वो सब आपस में टकराएंगे। तो वो सब एक साथ टकराते, एक एक करके आगे नहीं बढ़ते, पूरे के पूरे एक साथ टकराते, फिर केमिकल रिएक्शन जो है वो उत्पन्न देते हैं। तो द मॉलिक्यूलरिटी इज द सिंपल ऑफ द केमिकल मॉलिक्यूल्स डिफरेंट रिएक्शन इन द बैलेंस। तो आणविक हम बात करें आणविकता, संतुलित रासायनिक समीकरण में विभिन्न अभिकारकों के अणुओं का योग होता है। ठीक है, मॉलिक्यूलरिटी क्या है, ये सम है किसका, मॉलिक्यूल्स ऑफ डिफरेंट रिएक्टेंट इन अ बैलेंस्ड। तो जैसे कि 2+1, इसकी मॉलिक्यूलरिटी क्या होगी, 3, यानी कितने मॉलिक्यूल हैं उस एक रिएक्टेंट के, अभिकारक के कितने जो है अणु हैं। तो उन अणुओं का अगर आप योग निकालेंगे, अभिकारकों के अणुओं का जो योग निकालेंगे, तो वो आपको क्या देगा, वो आपको अभिकारक की आणविकता देगा। ठीक है, तो मॉलिक्यूलरिटी ऑफ, जैसे यहाँ पर 2 है तो मॉलिक्यूलरिटी 2 हो गई। यहाँ पर फेरिक क्लोराइड और SnCl2 है तो इसकी मॉलिक्यूलरिटी होगी 2, और यहाँ पर कितना है, 1। जिसका नहीं दिया होता उसका 1 होता है, ये मान के चलेंगे, मान के नहीं चलते, एक ही होता है। अगर एक से ज़्यादा है तो आपको मेंशन कर दिया जाएगा, बता दिया जाएगा कि इसकी जो अभिकारक की जो इसका मॉलिक्यूल है या वो कितने हैं। ठीक है, चलिए। However, there are many reactions in which all atoms, molecules or ions are balanced. Chemical reaction may not come together to collide simultaneously. Such reaction are complex reactions. तो ऐसी बहुत सारी प्रतिक्रियाएं होती है जिनके सभी परमाणु, अणु या आयन संतुलित रासायनिक प्रक्रियाओं में एक साथ टकराने के लिए नहीं आ सकते, वह एक एक करके जो है बढ़ेंगे। तो ऐसी प्रतिक्रियाओं को जटिल प्रतिक्रियाएं कहा जाता है। तो कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस क्या होती हैं, वो सारी रिएक्शंस जिसके एटम, मॉलिक्यूल्स और आयन एक साथ ना आकर टकराएं, एक साथ ना टकराएं, एक एक करके जो है आगे बढ़े। जैसे 5Br BrO3+6H, तो ये एक साथ नहीं सारे टकरा रहे हैं, ये एक एक करके रिएक्शन को बढ़ा रहे हैं। तो यहाँ ब्रोमियम बन गया और वाटर बन गया। So it is impossible for all 12 ions of reactant to come closer simultaneously to chloride। तो इसके कहने का मतलब है कि 6 और 5 11 और एक 12, तो सारे के सारे 12 जो आयंस हैं उन सब का आना, एक साथ टकरा के प्रोडक्ट बना देना, ये नामुमकिन है जो हमें दी गई है रिएक्शन। These reaction are supposed to take place in a sequence of number of steps। तो ये जो रिएक्शन होती है ये चरणों में होती है। इन अभिक्रियाओं को कई चरणों के अनुक्रमांक में होने वाला माना जाता है। तो ये एक एक चरण में होती है, एक चरण में ऐसा होगा, दूसरे में ऐसा होगा, तीसरे में होगा, यानी स्टेप बाय स्टेप जो है ये चलती है। Thus molecularity can be defined only an elementary reaction। तो इस प्रकार जो आणविकता है केवल एक प्राथमिक अभिक्रिया के लिए परिभाषित किया जा सकता है। अब ये क्या है, ये अलग अलग जो है चरण में चल रही है, एक साथ तो ये नहीं आ रही है, इसीलिए इसकी मॉलिक्यूलरिटी बताना थोड़ा ही कठिन होगा। जबकि कोई प्राइमरी और एलिमेंट्री अभिक्रिया होती है, रिएक्शन होती है, उसकी मॉलिक्यूलरिटी बताना आसान हो जाता है, क्योंकि उसमें सारे जो रिएक्टेंट है वो सब एक साथ आके टकराते हैं। तो कितने रिएक्टेंट कितने मोल हैं, तो वो हम आसानी से बता सकते हैं। इट हैज़ नो मीनिंग फॉर अ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। तो मॉलिक्युलरिटी का कोई अर्थ नहीं होता है जटिल अभिक्रियाओं के लिए। तो यहाँ तक चीज़ें आपको स्पष्ट हो गई होंगी, समझ में आ गई होंगी क्या क्या बातें हमने अभी तक डिस्कस करी है। अब और हम आगे बढ़ते हैं और चीज़ों को देखते हैं।
द सम ऑफ द पावर्स ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इन द रेट ऑफ इक्वेशन इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अभिकारकों की सांद्रता की घातों का योग का दर समीकरण की अभिकार समीकरण में अभिक्रिया का क्रम कहलाता है। देखो, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है? सम ऑफ द पावर ऑफ द कंसंट्रेशंस ऑफ रिएक्टेंट। तो रिएक्टेंट्स का जो कंसंट्रेशन जो होता है, पावर ऑफ रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन होता है, उनको बोलते हैं ऑर्डर। अभी हम समझ लेते हैं, फिर और डिटेल में जाएंगे क्या होता है सम। तो जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता है ये एक एक्सपेरिमेंटल होता है। इसको हम क्या कर सकते हैं, क्रम प्रयोगात्मक रूप से निर्धारित किया जाता है। ये पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, जीरो हो सकता है और फ्रैक्शन में भी हो सकता है। यानी ये धनात्मक हो सकता है, ऋणात्मक हो सकता है, शून्य हो सकता है या भिन्न हो सकता है। उदाहरण के तौर पर ये एक रिएक्शन है, इसमें अभी हमें दिया नहीं है, तो ये क्या है, जीरो ऑर्डर है ना। इसके प्रोडक्ट का जो रिएक्टेंट का हमने बोला था ना, यहाँ पर जो वैल्यू दिया जाएगा उसका सम हो जाएगा, इसको हम बोलेंगे जीरो ऑर्डर रिएक्शन। वहीं देखिए H2O2, ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। क्या है ये? पहले ऑर्डर की रिएक्शन है। डेफिनेशन क्या थी? द सम ऑफ द पावर्स ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स। तो रिएक्टेंट्स जो हैं उनके जो पावर्स हैं उसका जो योग बनेगा, यानी अभिकारकों की सांद्रता के घातों का योग जो है वो ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन यानी अभिक्रिया क्रम कहलाता है। ठीक है। जैसे H1 B2, तो यहाँ पर B2 हो गया हमारा आधा, और ये दिया हुआ है, ये जो है दिया हुआ है, और H1 है 1, तो इसका ऑर्डर क्या हो गया, 1 + ½ तो ये क्या हो जाएगा 1/2। इसका ऑर्डर हो गया इस रिएक्शन का 1/2। वेयर वन रिएक्टेंट इज प्रेजेंट इन लार्ज एक्सेस, तो जिसका मतलब ये था कि जो एक, अब देखो, जब एक रिएक्टेंट ज्यादा अमाउंट में उपस्थित हो, जब अभिकारक में से एक बड़ी अधिकता में उपस्थित होता है, द सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन बिकम फर्स्ट ऑर्डर एंड इट इज कॉल्ड सूडो यूनिमोलिकुलर रिएक्शन। तो दूसरी कोटि की अभिक्रिया प्रथम कोटि की हो जाती है और इसको बोलते हैं जो है छह आणविक अभिक्रिया कहा जाता है। सूडो यानी फॉल्स जो है यूनिमोलिकुलर रिएक्शन, कहने का मतलब है वो टू ऑर्डर रिएक्शन होती है, लेकिन किसी एक रिएक्टेंट की मात्रा इतनी अधिक हो जाती है कि उस रिएक्टेंट की मात्रा ज़्यादा प्रभावित होती है, तो इसीलिए उसको हम बोल देते हैं सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। जैसे CH3C2OH, इसमें जो है एसिड ऑफ हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर, तो ये ईस्टर हो गया, इथाइल एसीटेट, इसका हम हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं, यानी इसको हम अपघटन कर रहे हैं इसका। ईस्टर का अम्लीय जल अपघटन जल या अतिरिक्त मात्रा में रहता है, तो ये किस में रहता है, वाटर अतिरिक्त मात्रा में रहता है। तो पानी इसमें बहुत मात्रा, देखो जब भी किसी का आप हाइड्रोलिसिस करोगे तो उसमें पानी की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। अगर उसमें पानी की मात्रा कम कर दोगे तो वह कंसंट्रेटर बन जाएगा, सांद्रता जो है उसकी बढ़ती जाएगी। उसकी सांद्रता कम करनी है तो उसमें पानी की मात्रा जो है घटानी पड़ेगी। तो इसमें जो है पानी की मात्रा को जो है बढ़ा दिया जाता है, तो पानी की मात्रा से बढ़ने की वजह से ये होती, तो देखो 1 और 1 सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है, लेकिन पानी बहुत ज़्यादा मात्रा में होने की वजह से यह सूडो फर्स्ट ऑर्डर जो है रिएक्शन बन जाती है। हाइड्रोलिसिस ऑफ केन शुगर का अगर आप हाइड्रोलिसिस करोगे तो जो गन्ने का रस है उसका जो जल अपघटन करोगे, तो ये भी फर्स्ट सूडो यूनिमोलिकुलर रिएक्शन बन जाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें जो वाटर है वो ज़्यादा अमाउंट में आ जाएगा, एक्सेस अमाउंट में आ जाएगा, जिसकी वजह से ये जो रिएक्शन है ये आपका जो है सूडो जो है आपका क्या बन जाएगा, फर्स्ट ऑर्डर। देखो ये है तो सेकंड ऑर्डर, लेकिन इसमें आप H2 जो रिएक्टेंट है इसकी मात्रा बहुत अधिक है, जिसकी वजह से ये सेकंड ऑर्डर सूडो सेकंड ऑर्डर रिएक्शन कहा जाता है। A chemical reaction is possibly only when there is an effective collision among the reactant species। अब एक कोई रासायनिक अभिक्रिया कब हो सकती है, कब संभव हो सकती है? तभी संभव है जब अभिकारक स्पीशीज के बीच में क्या हो, भारी टकराव हो। तो जब टकराव होगा इनके बीच में तभी वो है प्रोडक्ट बनाना शुरू करेंगे। तो टकराव करने के लिए कोई ना कोई एनर्जी की आवश्यकता होती है। जैसे मैंने बताया कि बहुत सारे जो रिएक्शन होते हैं वो सूर्य की ऊर्जा पर काम कर जाते हैं, तो इसी तरीके से बहुत सारी रिएक्शंस होती है, उनके लिए कुछ ना कुछ ऊर्जा चाहिए होती है।
तो टकराने के लिए कितनी ऊर्जा चाहिए? तो द मिनिमम एनर्जी विच द कोलाइड मॉलिक्यूल्स मस्ट हैव इन ऑर्डर दैट द कोलिजन बिटवीन देम मे बी इफेक्टिव कॉल्ड थ्रेशोल्ड एनर्जी। तो थ्रेशोल्ड ऊर्जा उतनी ऊर्जा को कहा जाता है जिस ऊर्जा के बाद वह आपस में टकरा के क्या कर सकते हैं, कोलाइड करके जो है अपना रिएक्शन कर सकते हैं। एट रूम टेम्परेचर मोस्ट ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स हैव लेसर एनर्जी देन द थ्रेशोल्ड एनर्जी। कमरे के तापमान पर अधिकांश अभिकारों के अणुओं में थ्रेशोल्ड ऊर्जा से कम ऊर्जा होती है। तो इसीलिए देखा होगा ना, गैस के बर्नर पे रखकर जो है ज़्यादा ऊर्जा दी जाती है जिससे वो रिएक्शन हो पाए। However, if energy is supplied in the form of heat, light, etc., the reactant molecule absorb this energy and their energy becomes equal or greater than the threshold value. तो जब ऊर्जा ऊष्मा या प्रकाश के रूप में आपूर्ति की जाती है, यानी उनको दिया जाता है रिएक्टेंट को, तो अभिकारक क्या करेंगे, इस ऊर्जा को अवशोषित कर लेते हैं। अब क्या करते हैं कि अब उनमें कोलिजन होता है, तो अब उनकी ऊर्जा थ्रेशोल्ड के बराबर या थ्रेशोल्ड से ज़्यादा या अधिक हो जाती है, तब उनके बीच में टकराव होना संभव हो जाता है और जिसकी वजह से उनके जो है ऊर्जा उत्पन्न करके वो आगे की जो प्रक्रिया है उसको करते हैं। The minimum extra amount of energy absorbed by the reactant molecules so that their energy becomes equal to the threshold energy is called activation energy. तो सक्रियण ऊर्जा क्या होती है? तो सक्रियण ऊर्जा जो हमारी न्यूनतम अकृतिक मात्रा होती है, मान लो वो मिनिमम एनर्जी है जितनी उनको चाहिए एक्टिवेशन, या फिर हम बात करें थ्रेशोल्ड वैल्यू के लिए, यानी मान लो कृषि की किसी की जो है थ्रेशोल्ड वैल्यू है 500 जूल या किलो जूल कह लीजिए। अब हमने रूम टेम्परेचर पे वो है 300 किलो जूल उसमें ऊर्जा है, तो 200 अलग से जो है ऊर्जा हमने दी 500 किलो जूल उसको पहुंचाने के लिए। तो जो आप एक्स्ट्रा एनर्जी दे रहे हो, जो न्यूनतम अतिरिक्त मात्रा जो दी गई है ताकि उनकी ऊर्जा थ्रेशोल्ड ऊर्जा के मान के बराबर हो, तो वह जो ऊर्जा प्राप्त जो दी गई है उस थ्रेशोल्ड ऊर्जा तक को पहुंचाने के लिए, उसको आप बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। तो सक्रिय ऊर्जा थ्रेशोल्ड ऊर्जा अभिकारकों के औसत गतिज होता है, यानी एक्टिव थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या होगी, एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ दी जो है थ्रेशोल्ड एनर्जी। रिएक्शन इन विच देयर प्रोडक्ट आर कन्वर्टेड बैक इनटू द रिएक्टेंट अंडर द सिमिलर कंडीशन आर नोन एज रिवर्सिबल रिएक्शन। अब आपने देखा होगा थर्मोडायनेमिक्स में मैंने रिवर्सिबल के बारे में भी थोड़ा पढ़ाया था। यदि अभिक्रियाएं अब जिनमें उनके उत्पादक समान परिस्थितियों में, यानी अगर आप सेम कंडीशन दे दो तो वो वापस अपने अभिकारक, जैसे कि ए से बी हुए, ए से बी, सी और डी बन गए। अब सी और डी दोबारा ए और बी बन गए सेम कंडीशन में, तो इनको कहा जाता है रिवर्सिबल रिएक्शन, प्रतिवर्तित अभिक्रियाएं कहलाते हैं। तो अभिक्रियाएं जिनमें उत्पाद समान परिस्थितियों में वापस अभिकारकों के में परिवर्तित हो जाते हैं, परिवर्तित अभिकारकीय कहलाते हैं। अर्थात परिवर्तित अभिक्रियाएं दोनों दिशाओं में होती है, एक साथ 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 पीछे भी और आगे भी, तो आगे पीछे ये दोनों हो सकते हैं। और ये जब होती है तो इनको हम एक बंद पात्र में करते हैं। दीज आर कैरिड आउट इन अ क्लोज्ड कंटेनर। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होंगी, क्या इनके कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे अभिक्रियाओं के और अभिलक्षण क्या होंगे? दीज रिएक्शंस कैन बी स्टार्टेड फ्रॉम इधर साइड। तो यह अभिक्रियाएं दोनों तरफ से की जा सकती है, यानी दोनों तरफ से की जा सकती है, ऐसा कुछ नहीं है एक ही तरफ से होगा, दोनों तरफ से की जा सकती है। और ये कभी भी पूरी नहीं होती। देखो पूरी कैसे होगा, या तो आपके अभिकारक पूरी तरीके से घटने चाहिए और जो प्रोडक्ट हैं वो पूरी तरीके से बनने चाहिए, ना तो अभिकारक घट रहे ना प्रोडक्ट बन रहे। तो ये प्रोडक्ट बन के फिर दोबारा अभिकारक में बन जाएंगे, अभिकारक दोबारा जो है उत्पाद में बदल जाएंगे। तो ये इस तरीके की जो रासायनिक क्रियाएं होती हैं ये पूरी तरह से पूरी नहीं होती हैं, ये आपस में एक दूसरे में बदलती रहती हैं। These reactions have tendency to attain a state of equilibrium। तो इन्हीं प्रतिक्रियाओं में संतुलन या संतुलन की स्थिति प्राप्त करने की प्रवृत्ति होती है। उदाहरण के तौर पे N2H2 या अमोनिया बनना। अब दोबारा इसको कंडीशन वही दे दो, ये दोबारा नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में टूट जाएगा। SO2 सल्फर डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन देख के सल्फर डाइऑक्साइड बन गया, दोबारा इसको कंडीशन दे दो, सल्फर डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन में टूट जाएगा। कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम ऑक्साइड जो है कैल्शियम कार्बोनेट को हीट कर दिया,
तो कैल्शियम ऑक्साइड और जो है कार्बन डाइऑक्साइड बन गया, दोबारा इसको कूल डाउन कर दो, कैल्शियम कार्बोनेट बन जाएगा। PCl5, PCl3 और जो फास्फोरस क्लोराइड जो है इसमें PCl3 और Cl2 में कन्वर्ट हो गया, तो ये दोबारा भी ये बन सकता है। तो ये जो है हमारी रिवर्सिबल रिएक्शंस है। अब इरिवर्सिबल रिएक्शन क्या होती है? रिएक्शंस हुज प्रोडक्ट कैन नॉट बी कन्वर्टेड बैक इनटू द रिएक्टेंट, यानी जो सिर्फ आगे चलेंगी, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन के प्रोडक्ट से रिएक्टेंट कभी नहीं बन सकते, यानी यह अपरिवर्तनीय अभिक्रियाएं कहलाई जाती हैं। जो वे अभिकार के जिनके उत्पादकों को वापस अभिकारकों में परिवर्तित नहीं किया जा सकता, अपरिवर्तनीय अभिक्रियाएं कहलाते हैं। अर्थात अपरिवर्तनीय अभिक्रियाएं केवल एक दिशा, आगे की दिशा में आगे बढ़ती हैं। ठीक। दीज रिएक्शंस कैन प्रोसीड टू कंप्लीशन, और यह पूर्णता की ओर बढ़ती हैं क्योंकि इसमें जो अभिकारक हैं, रिएक्टेंट्स हैं, ये घटते जाएंगे और जो प्रोडक्ट हैं वो बढ़ते जाएंगे। तो इसीलिए ये जो है आगे की तरफ जो है कंप्लीशन की तरफ बढ़ती है। KlCO3 को हीट कर दो 2KClSO2 MnO2 की मैग्नीशियम ऑक्साइड की प्रेजेंस में, AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट को NaCl की प्रेजेंस में रखेंगे तो AgCl सिल्वर क्लोराइड बनेगा, और ये प्रेसिपिटेट, नीचे का साइन का मतलब होता है कि यह जम जाएगा, और NO3 जो है सोडियम नाइट्रेट इसमें से निकल जाएगा। सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH और HCl को रिएक्ट करेंगे तो NaCl जो है लवण मिलेगा आपको, सॉल्ट मिलेगा और पानी मिलेगा, H2O मिलेगा। तो अब हमारा इसके साथ साथ क्या बचता है? केमिकल इक्विलिब्रियम। और फिर केमिकल इक्विलिब्रियम क्या होता है, इसको हम जो है अपने अगली क्लास में समझते हैं। राइट। तो यहाँ तक आप समझ गए कि एक रिवर्सिबल रिएक्शन कैसी होती है, इरिवर्सिबल रिएक्शन कैसी होती है। राइट। और रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन पहले तो याद रखना, रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन में क्या क्या फैक्टर है, किन पर यह निर्भर करती है। ठीक है। और हर एक फैक्टर से क्या उसके ऊपर प्रभाव पड़ता है, ये आपको इस पे जानकारी होनी चाहिए। केमिकल रिएक्शन होने के लिए, केमिकल रिएक्शन होने के लिए किन चीज़ों की आवश्यकता होती है, इस बारे में भी आपको ज्ञात होना चाहिए, पता होना चाहिए। उसके साथ साथ रिवर्सिबल क्या होता है, इरिवर्सिबल क्या होता है, और उसके बाद इनका एग्जाम्पल आपको पता होना चाहिए। जो एग्जाम्पल अभी हमने डिस्कस करे, एग्जाम्पल आपको पता होना चाहिए। फिर बचता है आपका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अभी हमने ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को लेकर भी बात करी, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन भी आपको पता होना चाहिए। और फर्स्ट ऑर्डर क्या होती है, सेकंड ऑर्डर क्या होता है, राइट, जीरो ऑर्डर, पॉजिटिव नेगेटिव, ये सब आपको पता होना चाहिए। और इनको उदाहरण के तौर पे पता होना, जैसे इरिवर्सिबल के उदाहरण हो गए, ये रिवर्सिबल के उदाहरण हो गए, तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ठीक। जैसे हाइड्रोलिसिस करना, ये आपकी फॉल्स सूडो यूनिसेलुलर, तो ये आमतौर पर परीक्षा में आपसे पूछे जा सकते हैं। इन चीज़ों को आप अच्छे से जो है बार बार निरंतर अभ्यास करते रहिए, तो आपको इसके बारे में जो है अधिक से अधिक जानकारी रहेगी। बाकी आने वाली क्लास में जो हम बात करेंगे, वो हम बात करेंगे केमिकल इक्विलिब्रियम को लेकर, और ली चैटरलीज प्रिंसिपल क्या होता है, और ये सारी चीज़ें क्या होती है, इन सब को लेकर अभी हम आपसे बात करेंगे। कैटालिसिस क्या होता है, किस तरीके से कैटालिसिस काम करता है, इन चीज़ों को लेकर जो है एक एक करके आगे बढ़ते हैं। तो तब तक के लिए जो चीज़ें आपको बताई गई हैं उन पे आपको निरंतर अभ्यास करना है। और देखो केमिस्ट्री जो है, इसमें आपको रिएक्शंस याद होनी चाहिए, तो अगर रिएक्शंस अच्छे से पता होंगी तो आप एग्जाम में थोड़ा सा अच्छा कर पाएंगे परफॉर्म। तो रिएक्शन को चीज़ों को बारे में आपको जो है जानकारी रखनी है, बाकी चीज़ें आपको जो है यहाँ पर बता दी जाएंगी, समझा दी जाएंगी। तो जो भी चीज़ें आपको बताइए उनको स्पष्ट रूप से समझिए, सीखिए, बाकी की बातें जो होंगी वो हम अगली क्लास में करते हैं। तो आज की क्लास में बस इतना ही, बाकी आपसे मुलाकात होती है अगली क्लास में। तब तक के लिए जो आपको बताया गया है, जो आपको समझाया गया,
उन्हें अच्छे से पढ़िए, उनको अच्छे से समझिए और जो है अपना जो रिवीजन है उसको प्रॉपर करते रहिए, किसी भी तरीके से उसमें कमी नहीं आनी चाहिए। तो आज की क्लास के लिए बस इतना ही। आप सभी का शुक्रिया, आप सभी का धन्यवाद आज की क्लास में उपस्थित होने के लिए। यदि आपका कोई प्रश्न नहीं आता है या आपको कोई कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आता है, हमारे साथ शेयर करिए, हम उसको हल करेंगे और आपको बताएंगे। तो आपसे मिलते हैं हम अगली क्लास में। आज के लिए विदा चाहते हैं आपसे। तो थैंक यू आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए। शुक्रिया।